नमस्कार, सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज सियासी हलचल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि सपा गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर भी अब सपा अध्यक्ष के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तेवर उनके बदल चुके हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के तकरीबन 60 दिन बाद सुभाषपा के जो प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और सबको हैरत में डाल दिया है। ऐसा पहली दफा हुआ है जब वह अपने नए सियासी साथी अखिलेश यादव के खिलाफ बोले हैं। अब इसे सियासी हलकों में मिशन 2023 की पैंतरेबाजी के रूप में भी देखा जाने लगा है। निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनावों में ओम प्रकाश राजभर फिर से पुराने सियासी गठबंधन की ओर लौटेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा अध्यक्ष को एयर कंडीशनर की हवा लग गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को एयर कंडीशनर की हवा छोड़कर बाहर निकलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप बाहर निकलकर संगठन को मजबूत बनाइए। उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा कि आप बाहर निकलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, जनता के बीच में जाइए। उन्होंने कहा कि सपा नेता हमसे शिकायत करते हैं कि अखिलेश यादव किसी से नहीं मिलते, लगता है उन्हें एयर कंडीशनर की हवा लग गई है। राजभर ने कहा कि सच कड़वा होता है। भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि जिससे मेरी जरूरत होगी वह खुद मेरे पास चलकर आएगा। और इन सभी सियासी समीकरणों के बीच में और सियासी हलचलों के बीच में हमारे साथ में बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे स्टेट हेड कतिल शेख जी हमसे जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। इरफान खान समाज से भी हमसे जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नाबेद शिकोहो जी हमसे जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमसे जुड़े हुए हैं, सर आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। जी सर आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि शिवपाल यादव और आजम खां के बाद ओम प्रकाश राजभर के तेवर भी बदल गए हैं, इसके क्या मायने हैं सर? जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है प्रभात त्रिपाठी जी। आवाज आ रही है? जी जी सर, जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी, अब बताएं सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से शिवपाल और आजम और इन लोगों को लेके कई दिनों से इस तरीके का एक संदेश बाहर निकल रहा था पार्टी से कि अखिलेश से लोग नाराज हैं और कई विधायक नाराज हैं। आज जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर से, देखिए ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता है जो बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखते हैं और यही हाल का भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो मंत्री थे और मंत्री पद उन्होंने छोड़ा और जिस तरीके से न्याय कमेटी की रिपोर्ट न रखने पे और धोखेबाज करार दिया। जी जी सर आप और अखिलेश यादव को वो लगातार ये भी देते रहे और वो बताते रहे कि देखिए ओम प्रकाश राजभर अगर आपके सामने है तो रहेगा, लेकिन अब जो दूरियां ओम प्रकाश राजभर की बन रही है, मुझे उसका राजभर की ऐसा नजर आता है कि जो ये आजम खान, शिवपाल, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग जिस तरीके से अखिलेश से दूरियां, अब इनकी दूरियां पड़ेगी लोकसभा चुनाव आने के पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन नेताओं को जिस तरीके से इनसे व्यवहार रखना चाहिए, जिस तरीके से बात करना चाहिए, आज विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया और योगी ने पलट के उनको जवाब दिया और कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो उनके पिता पे अटैक किया, मुलायम सिंह पे अटैक किया। और अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला जब शपथ लेने आए थे तो पूरी तरीके से अलग है समाजवादी पार्टी से। अभी वो बैठ रहे हैं, शिवपाल भी आज सदन में समाजवादी पार्टी के घेरे में बैठे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसी चाल चल रही है, कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते आते एक कोई थर्ड फ्रंट का खत्म हो जाए और थर्ड फ्रंट के रूप में आजम खान, शिवपाल ये लोग एक अपना फ्रंट बनाएंगे और फ्रंट बनाने के बाद वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है कि ये लोग पीछे से एक ओवैसी के रूप में काम करेंगे और जो 18% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो डिवाइड हो जाए। जब वोट का बिखराव होगा तो ऐसी स्थिति में फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। तो आजम
राजभर, ये सब मिलके एक फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है 2-3 महीने के अंदर ये पूरा परवान भी चढ़ जाए और ये फ्रंट का एक नया स्वरूप आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति इसके संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि जब आजम खान जेल से छोटे हुए थे तो अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट किया था और पल्ला झाड़ लिया था, जबकि शिवपाल यादव उन्हें जेल में लेने के लिए गए थे। तो संकेत तो यही से मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ में नावेद शिकोह जी भी जुड़े हुए हैं। नावेद जी, राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है या चेतावनी? क्या कहीं सपा में टूट के कोई संकेत तो नहीं मिल रहे हैं? देखिए, संकेत तो साफ मिल रहे हैं। राजभर ने कल जिस तरीके से उनका बयान था, वो साफ इशारा अखिलेश यादव के ऊपर उनका तंज लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, पहली चीज तो ये कि समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी का कुनबा जिस तरीके से हमलावर हुआ था, अभी जिस वक्त जिस मुद्दों को लेकर उसमें राजभर और उनके विधायक शामिल ही नहीं थे, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर काफी तंज किए। और मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं एक के बाद एक श्रृंखला ऐसी बने जा रही है कि अखिलेश यादव को उनके अपने ही लोग एक चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मायावती का भी तो उदाहरण दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मायावती इस तरीके से महलों में बैठी रहती है, वो कभी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलती, यही वजह है कि उनकी एक सीट तक सिमट गई है। और यही उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि आप भी अपनी जो एसी है वहां से निकलिए, जमीन पर जाइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए। उन्होंने मायावती का जरूर उदाहरण दिया है। नहीं है, वो मायावती के साथ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव उनके साथ में है, वो अखिलेश यादव के साथ हैं, ये उनके गठबंधन का एक हिस्सा है। उसके बाद भी जिस तरीके से उनके शब्द थे, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंस थी, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। राजभर जी का इशारा अखिलेश यादव पे था, ये हर एक्सपर्ट कह रहे हैं। जैसे कि आजम खान साहब खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में न सिर्फ अखिलेश यादव से बल्कि मुलायम सिंह यादव जी से भी नाराज हैं। उन्होंने कई तंज किए हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से बाहर भी नहीं जा रहा हूं। देखिए, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं और एक परिपक्व नेता इसी तरह की बातें करता है, कोई बात खुल के नहीं करता है, क्योंकि हर तरफ संभावनाओं के दरवाजों की तरफ उसकी निगाहें होती हैं। आप मान के चलिए कि इस वक्त, ये वक्त, जैसे कि प्रभात जी ने कहा, बहुत परिपक्व और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत लंबे अरसे तक देखा है। उन्होंने तो पूरा चरित्र चित्रण रख दिया है, जो इशारा उन्होंने प्रभात जी ने किया है, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक कहीं ना कहीं चाल भी हो सकती है, एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने फ्रंट पे लड़ने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसको कमजोर करने के लिए किस तरीके से जाल बिछाया जाए और बाहर से एक रिमोट चलाया जाए। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि आजम खान साहब जितने जबरदस्त तरीके से शिकंजे में फंसे, और अगर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में उनके जेल के रहते हुए जो एक तलखियां पैदा होने लगी, जिस तरीके से आजम खान के बहुत खास वर्कर्स जो थे, उनके जो मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने अखिलेश यादव पे हमला किया, उसके बाद ही जमानत आजम खान को लेकर तो चुनावों के समय से ही सियासत मची हुई है और लगातार जब वो जेल में भी रहे और जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे कि आजम खान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे ये तो पहले भी चल चुका है। तो इसी बीच में इरफान खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि प्रभात जी ने भी कहा है कि जो सियासी जो हलचल हो रही है और जिसकी पूरी फिल्में बननी है, तो क्या इस सियासी पिक्चर की स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है? इरफान जी, हेलो इरफान जी, मेरा सवाल ये था कि जी बिल्कुल, जो जोड़ तोड़ की और जो आरोप प्रत्यारोप की जो फिल्में बनी हैं, क्या इसकी स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है कि समाजवादी पूरी तरीके से टूट जाएगी? इरफान खान जी जी आप सवाल सुन पा रहे हैं मेरा? हाँ सुन पा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ चुप कराइए जरा। जी बताएं, अपनी बात रखिए आप। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से प्रभात जी ने कहा, नाबेद जी ने कहा कि ये जो पूरी टूटने की स्थिति है और अलग होने की स्थिति है, अब तो बिल्कुल तस्वीरें भी साफ हो चुकी है, तो इस पूरी पिक्चर की क्या स्क्रिप्टिंग पहले ही लिखी जा चुकी है या अब लिखी जा रही है? देखिए, ऐसा है, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, वो वन मैन आर्मी है, या तो बहन जी थी या तो वो है जी। और आजम खान जैसे नेता को उन्होंने अवॉइड किया, जो कि मुलायम सिंह
के जमाने से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने उठा के फेंक दिया। ये सिर्फ मुसलमानों का यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। मैं अभद्र भाषा का अगर इस्तेमाल करूं तो जरा सा गड़बड़ लगेगा। मुसलमान सिर्फ इनको कहाँ जाएगा मुसलमान, क्योंकि मुलायम सिंह ने इतना काम किया तो मुसलमान इनको वोट देता है, लेकिन ये उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं समझते। जब ये अपने चाचा भतीजा सबको उठा के फेंक दिए, अपने अब्बा को सुला दिए ले जाके, ये कुछ समझते ही नहीं है। आजम खां 2.5 साल जेल काटे, उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, इन्हीं की वजह से वो काटे और बेचारे परेशान हो गए। 2.5 साल बिना बेगुनाह आदमी को जेल काटना पड़ा, बकरी चोर कहना पड़ा। बताइए बकरी चोर आएंगे? आप खुद बताइए। इस तरीके की हरकत ये लोग करते हैं, इनको पता ही नहीं कैसे राजनीति किया जाता है। इनके अंदर इतना ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है। कब किस पर क्या आरोप लगे ये तो व्यक्तिगत भी हो जाती है और कभी कभी सियासत में ये तो चलता रहता है। लेकिन आप एक आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों का समाजवादी पार्टी ने यूज किया है। इसके अलावा अगर तो ऐसी कौन सी पार्टी है जिन्होंने यूज नहीं किया है? ऐसी कोई सियासी पार्टी है जिन्हें मुसलमानों का यूज नहीं किया? यादव के अलावा किसी का काम नहीं करते। जो भी बड़ा आदमी मिलेगा उसी की एंट्री डायरेक्ट होगी। अगर कोई 1000 किलोमीटर से गरीब आदमी जाएगा तो मिल भी नहीं पाएगा। वो इनका जो बाउंसर है ना, उठा के फेंकते रहते हैं वो। जी चलिए ठीक है। तो हमारे स्टेट हेड भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कतिल शेख जी। सर आप बताएं इस पूरी पिक्चर के सियासी मायने क्या है सर? देखिए, इरफान जी की बातों से मैं सहमत इसलिए होना पड़ेगा, नहीं भी हो के भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कह रहे हैं ये साक्षात उस चीज को देख चुके हैं। क्योंकि इरफान साहब पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता भी शायद रहे हैं, ये पूरी तरीके से तो मुझे नहीं मालूम, ये तो इरफान साहब ही बता पाएंगे। मगर अब समाजवादी पार्टी के लिए जब थे, इन्होंने क्या देखा, उस दिशा में इनको क्या महसूस हुआ, ये इन्होंने बताई। अब मेरे हिसाब से मुसलमान को एक फुटबॉल बना लिया जी। जब उसकी जरूरत पड़ती है, जब मैच शुरू होता है, मैच मतलब राजनीति और इलेक्शन, तो उस फुटबॉल को एक बात मैं आपकी ब्रेक कर रहा हूँ। ये पूरे 5 साल नहीं दिखते हैं और 6 महीना जो है ये जाल डालना शुरू कर देते हैं मुसलमानों के ऊपर। और इतना पद है इनके यहाँ, मैं वही बता रहा हूँ, गांव तक इनका पद बटा हुआ है। जिसके खाने को नहीं है वो जो है प्रदेश सचिव हो गया है। हमारे स्टेट हेड कुछ कह रहे हैं। कतिल जी अपनी बात मैं वही पर आ रहा हूँ। अभी एमएलसीओ की लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट को अगर देखेंगे तो लगभग 70% से 75% यादव को इन्होंने एमएलसी का टिकट दिया, जो कि पूरी तरीके से जीरो हो गए, हार गए। ठीक है, इलेक्शन विधानसभा का हुआ, किसी भी मुसलमान नेता को इन्होंने मंच पर जगह नहीं थी। अब इनके मन में क्या बात थी, क्यों न अबू हातिम आजमी को जवाब देना पड़ा कि आपको महाराज से हर बार बुलाया जाता था, इस बार इग्नोर करते किया गया। तो अबू हातिम आजमी कहते हैं कि भाई पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करे, क्योंकि उनका पेट भर चुका है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने बहुत सारी मीटिंगें कराई हैं आसिम भाई की। वो मुंबई से बेचारे अपने किराए से, अपने खर्चे से और 50 गाड़ियां लेके चलते थे और कम से कम 10 जिलों में मैंने पर्सनल मीटिंग कराई है। तो इरफान साहब, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया बात समाजवादी पार्टी का कि मुझे अगर हर बार इलेक्शन में बुलाते तो इस बार इग्नोर क्यों किया गया? पश्चिम में आपने जय चौधरी को चेहरा बनाया, जय चौधरी का हाथ पकड़ के आप गाड़ियों में खड़े रहे, एक भी मुसलमान वहां पर क्यों नहीं खड़ा रहा? इसलिए नहीं हुआ कि इनको लग रहा था कि पूरी सरकार अगर बन गई तो मुझे इनके कहने पे सब करना पड़ेगा। करना उनको यादव का है, मुसलमान का करना नहीं है। 34 विधायक जीत के विधानसभा में आए हैं मुसलमान, बिना मुसलमान को वोट दिए ये 34 विधायक हो गए। 100 विधायक मान लो, 112 111 जो भी विधायक इनके हैं उसमें 34 विधायक मुस्लिम है, तो बिना मुसलमानों को वोट दिए तो ये जीते नहीं। विपक्ष में भी अगर मजबूत है तो मुसलमान उसमें सबसे ज्यादा विधायक है, 34 विधायक। अगर आजम खां चले जाएंगे तो 3 विधायक भी नहीं जीतेंगे। देखिए, आजम खां का इनका इंटरनल क्या मामला है? आजम खां जी इतनी कमजोर करी थी कि उनके जेल जाते ही अखिलेश यादव
उनसे किनारा करने लगे, शिवपाल यादव उनके करीब जाने लगे। शिवपाल को अखिलेश यादव जी ने हटा दिया पार्टी से, फिर बाद में उनको मनाया, इलेक्शन के पीरियड में उनको टिकट दिया, उनको वहां से जितवाया। क्योंकि शिवपाल यादव अगर इनके टिकट से ना भी लड़ते तो मैं आपको बता रहा हूँ वहां से वो जीत जाते। देखिए, समाजवादी पार्टी की आवश्यकता नहीं थी, पर शिवपाल यादव को एक समाजवादी पार्टी से प्यार था, एक लगाव है, क्योंकि वो नेताजी को साइकिल से लेके नेता यहाँ वहाँ मस्जिद जीने में जाते थे। उस समय साधन कम था, गाड़ियां कम थी, तो तमाम चीजें उन्होंने झेली है, इसलिए उनको दर्द है। और जो देखिए इनको समाजवादी पार्टी में है उनका क्या है बताइए, वो कितना परिश्रम किए। बहुत सारी चीजें मुसलमान युवाओं को इमोशनल टॉर्चर करके अपनी तरफ एक्साइटेड किया जाता है, उसके बाद मुसलमानों के बड़ी बड़ी कारनामे करा दिए जाए, उसके बाद उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। बस यही है जी। खाली डंडा खाते हैं जितने मुसलमान प्रदेश सचिव, जिला सचिव हैं। और शिवपाल जी पुराने आदमी हैं, इसका शिवपाल जी पुराने है। कभी समय आया तो मैं समाजवादी पार्टी को ये बताऊंगा कि कैसे मुसलमानों को यूज किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, उसको तो मैं भी बोलूंगा, अगर मुझे अखिलेश के सामने भी बोलना पड़े तो मैं उनके मुंह पे बोल दूंगा। किसी की हत्या हो जाए, किसी के घर में पुलिस घुस कर लाठी मारे रमजान में, उसके बाद ये समझते ही नहीं कि मुसलमान ने कुछ किया। कोई आदमी पूरी सरकार से लड़ जाए, कोई आदमी उनके लिए जान दे दे, ये सोचते हैं ठीक है मरते रहो, क्या मतलब है। कतिल जी एक सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है और इससे पहले की बहुजन समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, कांग्रेस कभी न कभी सत्ता में रही है, क्या उन लोगों ने मुसलमानों का यूज नहीं किया है? बता दीजिए कहाँ किया है। नहीं, ये तो सवाल उभर के सामने आ रहा है। मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या, उनको मुसलमानों का वोट ही नहीं मिलता, सीधी बात। मैं बता रहा हूँ आपको, मुसलमानों का वोट अगर 2% भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, उस हिसाब से फिर भी मुसलमानों के लिए बहुत मोरल है भारतीय जनता पार्टी। आज आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की छठी सरकार, 6 साल हो गए सरकार चलते हुए, 5 साल उन्होंने पूरा किया और 6ठे साल में चल रहे हैं, दोबारा सरकार बनाया। किस मुसलमान को मैं आपकी बात को थोड़ा सा काट के एक बात बोलना चाहता हूँ। जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, भाजपा सरकार ने नाम पढ़ के किसी को राशन नहीं दिया है, न किसी की कॉलोनी बनवाई है, सब बराबर। मुसलमान को भी कॉलोनी में जगह मिली, राशन मिला, उनको हक मिल रहा है, क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा है, जरा मुझे बताया जाए। मुसलमानों को भाजपा ने बहुत दिया है, ठीक है, मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, फिर भी प्रभात त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगा। प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो पूरा खेल चल रहा है, कहीं ये 2024 की बसात तो नहीं है? और अगर है तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अकेले पड़ जाएंगे? जावेद जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जावेद जी बड़े विद्वान लेखक भी हैं, और समाजवादी परिवार के संगीतों में जुड़े रहे। जी देखिए, मुसलमानों को हर व्यक्ति ने छना है, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि हर सियासी दल जो सत्ता में आए, उनके शासन काल में मुसलमानों की परिस्थिति कैसी थी? जैसे कि दलितों की थी, क्या वैसी रही है? सुधार कब हुआ, किसने सुधार किया? देखिए, मुसलमानों की परिस्थिति, हर सरकार ने मुसलमानों को वोट बैंक के खातिर छना है, मैं कह रहा हूँ, किसी ने मुसलमान के लिए काम नहीं किया है। हम चर्चा कर रहे हैं राजभर की और आजम खान की जी। जो 2024 का जो एक परिदृश्य क्रिएट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपने देखा होगा बीच में मायावती मुस्लिमों की तारीफ करने लगी, क्योंकि मायावती और जब एमवाई का फैक्टर जुड़ा था अखिलेश के साथ गठबंधन में, तो 10 सीटें मायावती जीत के आई और अखिलेश से 5 सीटें 2014 और 2019 में जीत के आए। मायावती को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर जीरो में आ जाए 2014 की स्थिति में, तो मायावती मुसलमानों को रिझाने में लगी है। अब आजम खान को जेल के अंदर शिवपाल मिलते हैं, शिवपाल किसके इशारे में काम कर रहे हैं? वो योगी से मिलते हैं, योगी से मिलने के बाद वो शिवपाल से जाते हैं, आजम खान से मिलते हैं,
और अचानक सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है। ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है थर्ड फ्रंट को बनाने के लिए, जिससे कि जो 18% वोट अखिलेश यादव को मिला है विधानसभा चुनाव में, जिसमें 111 सीटें आई हैं इंडिविजुअल, और अब तो मैं आपको बता दूं एक खेल होने जा रहा है राज्यसभा का कि राज्यसभा किसको भेजा जाए। तो ओम प्रकाश राजभर भी अपना दबाव बना रहे हैं, कपिल सिब्बल को भेजने की बात चल रही है कांग्रेस से, जो समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त वोट बचेंगे, और इसी तरीके से वो जो है जयंत चौधरी को भेजने की बात चल रही है, क्योंकि आज अखिलेश ये चाह रहे हैं कि अगर राज्यसभा से जयंत चौधरी को भेज देंगे तो जयंत चौधरी का जो गठबंधन है वो बचा रहेगा और लोकसभा तक हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी, उसने अपनी पूरी स्क्रिप्ट बना ली है कि 75+ का जो नारा दिया है वो किसी भी सूरत में मायावती को जीरो लाएगी, अखिलेश यादव को पनपने नहीं देगी। अखिलेश का जो मुस्लिम वोट 18% इंटेक्ट होकर गया था उसमें वो डिवीजन करा देगी। तो जब डिवीजन तभी होगा जब आजम खां अलग हो जाएंगे, राजभर अलग हो जाएंगे और शिवपाल अलग हैं, ये तीनों मिलकर एक फ्रंट बना देंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वोटों का विभाजन होता है तो भले 33% वोट अखिलेश यादव को मिले हो, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों से 18% वोट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती जा सकती है। हमें अन्य वर्ग का वोट चाहिए, चाहे वो राजभर वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, सारे वर्ग के वोट बैंक की जरूरत है। हमें हिंदू वर्ग के भी वोट बैंक की जरूरत है। कोई ये सोचे कि मुस्लिम वोट बैंक से हम लोकसभा की सीट जीत लेंगे और दिल्ली में सरकार बदल देंगे, तो ये संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए किसी एक वर्ग से सत्ता का परिवर्तन होता भी नहीं है और न सत्ता तक पहुंचा जाता है। अब जैसे कि 2024 के आप ही ने बताया है कि जो समीकरण बन रहा है, नाविद जी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, अगर 2024 के जो समीकरण बने और आजम खान और शिवपाल एक ही मंच पर आए तो नया गठबंधन किसका होगा? क्या मायावती के साथ जाएंगे या शिवपाल यादव आजम खान साथ रहेंगे? क्या कुछ समीकरण होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है सभी दलों के लिए। देखिए, भाजपा को हटाना अब वाकई आसान नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो यही बन रही है कि समाजवादी पार्टी का जो अभी तक की पूंजी है और जो उसकी मेहनत है और जो उसका वोट प्रतिशत है जो काफी आगे बढ़ चुका है, उसके बिखराव के लिए एक माहौल पैदा हो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल नजर आ रही है, या स्थितिवश परिस्थितिवश भाजपा के पक्ष में ये माहौल जा रहा है। मैं एक बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, जो अभी तक चर्चा हो रही है, मैं उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को समझने की कोशिश की जाए। एक बात को मानना पड़ेगा कि इस कड़वी सच्चाई को, देखिए, कहने में जो कड़वा सच है उसको कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय जो देश का है, उत्तर प्रदेश का है, उसकी एक मंशा लंबे समय से ये रही है कि हमें उसे जिताना है जो भारतीय जनता पार्टी को हराए जी। वो उसकी कोई चॉइस नहीं है, उसकी कोई भी चॉइस नहीं है, उसके मन की बात। ये कड़वी सच्चाई है, देखिए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इसको कहने में कतई संकोच नहीं करना पड़ेगा, जो भी इसकी कारण हो। भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा हम उसको जिताएंगे। इस मंशा के तहत चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय ऐसा कोई ऐसी कोई पार्टी जो है जो वो बड़ी बन के नहीं आ रही ना, सभी को साथ लेकर चले। मैं उसको क्लियर कर दूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पूरा देखिए हमारे पास में समय का अभाव है, सिर्फ आप 30 सेकंड में अपनी बात मैं कम समय में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने परफॉर्मेंस दी और ये बताया कि हमारे अलावा कोई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सके। आखिरी सवाल हमारे स्टेट हेड हैं कतिल शेख जी, उनसे भी है और इरफान साहब आप दोनों से है कि अगर देखिए समाजवादी पार्टी के साथ में सभी ने गठबंधन बनाया, 2017 में मायावती का और सपा का जो है गठबंधन बना, मायावती ने भी इसी आरोप के साथ में गठबंधन से नाता तोड़ लिया था जो अभी ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इन्होंने दलितों का वोट किसी दूसरे तरह ट्रांसफर किया है और दलितों के साथ में छलावा किया है, और सेम यही जो आरोप है अब राजभर जी भी लगा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो वोट बैंक रहा है और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है वो जमीन पर नहीं उतरते हैं। तो अब क्या होगा 2024 में, क्योंकि अब कोई सपा के साथ आना नहीं चाहता? देखिए, मैं
आपको एक बात बता दूं जी, चंद सेकंड में आप अपनी बात रख लीजिए और आखिरी बात कतिल सिंह जी रखेंगे क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। बोलना चाह रहा हूँ जी बिल्कुल कि ये जो अभी विधानसभा का चुनाव गया है जी 2022 का, जी इससे चढ़ा चुनाव अखिलेश जी अपने पूरे जीवन में नहीं लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, यही नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल। कतिल सेठ जी 2024 की जो बिसात बिछेगी उसमें सबसे बड़ा गठबंधन किस दल का रहेगा? देखिए, प्रभात जी और नावेद जी बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो इन लोगों ने अपनी बात रखी है उसमें बहुत मजबूती और बहुत ही निचोड़ तरीके से निचोड़ के उन्होंने बातें रख दी है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी के बारे में कोई बता पाएगा और आने वाले समय का जो आगाज है वो बता पाएगा। मैं तो ये जानता हूँ कि अखिलेश यादव को इस बार, जैसे इरफान जी ने कहा कि बहुत चढ़ा, वाकई में जीवन में इनको सबसे बड़ा जीवन दान मिला था जिसको उन्होंने पूरी तरीके से खो दिया। और अब दोबारा लोकसभा के इलेक्शन में आजम खान को फिर नहला धुला के ये प्रस्तुत करेंगे मार्केट। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमारे साथ में समय का अभाव है तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए कतिल शेख जी आपका बहुत शुक्रिया, इरफान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नावेद जी आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, अपने अपने विचार रखे। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हमें इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा जब तमाम जो नेता है वो समाजवादी पार्टी से अलग होते जा रहे हैं, शिवपाल यादव हो चाहे आजम खान हो, क्या अखिलेश यादव के बर्ताव से नाराज ये सारे बड़े नेता अखिलेश यादव को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं? अखिलेश और मुलायम सिंह दोनों में से कोई उनसे मिला भी नहीं है। आजम खान पिता पुत्र के ऐसे रवैये पर लगातार कटाक्ष करते रहे हैं और कर रहे हैं। फिलहाल सपा अध्यक्ष मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी का सिलसिला चल ही रहा था कि सपा के मुस्लिम सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुसलमानों की अनदेखी का इल्जाम लगाने लगे। कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव ने पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान के साथ में अन्याय किया है, यानी कि न्याय नहीं किया। जब वो जेल में थे ना उनसे मिलने गए और जब जेल के बाहर आए तब भी वो उनका स्वागत करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो तमाम लब्बरू आपके साथ में अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।